Good morning, all. Welcome to Learners Academy. चलिए. So today's topic is exercise number 13.3. We will start the third exercise of the chapter. The topic name is what? Tell me the topic name. इधर से देखोगे उधर से देखोगे? सारे लोग इधर से ही देख रहे हो? दिख रहा है? ये लो. ठीक है भाई. हाँ. The topic name is what? Bayes theorem. Bayes theorem से पहले बेस थ्योरम से पहले भी एक टॉपिक चलेगा इस एक्सरसाइज में. वो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. नहीं. रिपीट करके आए, रिवाइज नहीं करके आए. कल तो छुट्टी थी. हम्म. कल तो छुट्टी थी ना. रिवीजन नहीं करके आए. हम्म. एओडी कर रहे थे. ओके. फिजिक्स का टेस्ट तो सुबह ही हो गया था ना, फिर तो दिन भर फ्री थे. कहाँ गए थे? शादी में? बोलो अंश, कहाँ गए थे? मोबाइल तो रख दे. जो भी है रख देना. हाँ जी. चलिए आइए. लेट स्टार्ट. तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि आपको अलग अलग कॉसेस से आपको, या अलग अलग रास्ते कहते हैं, या इस वाले चैप्टर में इसको हाइपोथेसिस कहा गया है. क्या कहा गया है? हाइपोथेसिस. अलग अलग रास्ते, अलग अलग क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा? मतलब स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है क्या बैठ के? हाँ, ठीक है. अलग अलग कॉजेस, अलग अलग रास्ते, अलग अलग हाइपोथेसिस से आपको जो जो भी प्रोबेबिलिटी हो, किसी काम को संपन्न होने की कोई भी प्रोबेबिलिटी हो, उन सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो और फाइनली आपको किसी काम को करने की टोटल प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी. ऐसा तो कहता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी. और बेस थ्योरम क्या कहता है? बेस थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉसेस, और वी कैन से रिवर्स प्रोबेबिलिटी, राइट? ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉसेस ये क्या कहता है? ये जो तीन कारण मैंने लगाया, इन तीन कारणों की संभावना बताओ अगर काम ऑलरेडी हो चुका है. मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी तो, टोटल काम तो हो चुका है. अब इसमें से ये इसकी वजह से हुआ है या इसकी वजह से हुआ है, कितना कितना कंट्रीब्यूशन इनका है, उसको निकालना कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉसेस. और वो कौन देता है हमको? बेस थ्योरम देता है. ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है. अब द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट कि इस एक्सरसाइज को जब हम रीड करते हैं तो हमको ये जल्दी से जल्दी अनुमान लगाना पड़ेगा कि ये इस वाले टॉपिक का सवाल है या इस वाले टॉपिक का सवाल है. ठीक है. इस एक्सरसाइज में इस वाले टॉपिक से केवल एक ही सवाल है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से, और वो है पहला. बाकी सब किसके हैं? बेस थ्योरम. और यही कारण है कि बच्चों को लगता है कि बेस थ्योरम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज. मतलब मेन जो थीम है वो बेस थ्योरम के इर्द गिर्द वो रिवॉल्व करने की कोशिश करते हैं. बट प्रॉब्लम ये आती है कि एग्जाम में यहाँ से सवाल आ जाता है. यहाँ से सवाल आ जाता है ना, तो इससे ज़्यादा यूज टू नहीं है, क्योंकि इसका सवाल एक ही किया है. इससे ज़्यादा यूज टू नहीं है, पिक नहीं हो पाता है कि ये उस वाले टॉपिक का सवाल है. इसलिए गलती हो जाती है. ठीक है. तो इसके भी कुछ एक सवाल और करने पड़ेंगे ताकि दोनों से हम यूज टू हो जाएं. अभी इस एक्सरसाइज में तो एक ही है, पहला वाला. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. एन अर्न. अर्न का मतलब क्या होता है? अर्न. बॉक्स. बॉक्स नहीं, कुछ बैग कह लो, कुछ थैला कह लो, थैला. ठीक है. झोला. अर्न का मतलब ऐसा होता है, झोला. नहीं, फकीर बाबा लेके घूमते हैं. अर्न वो होता है झोला. जैसे मैजिशियंस होते हैं ना, अपने पास बैग रहता है, उसमें से बॉल निकाली, कबूतर निकल गया. सोचते हैं ना बैग में ऐसा क्या है, तो वो उस बैग को बोलते हैं अर्न. ओके. एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स. ठीक है, टोटल 10 बॉल्स हैं एक अर्न में, 5 रेड हैं और 5 ब्लैक. बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम. उसमें से एक रैंडमली बॉल निकाल दी गई है. ठीक है. उसका कलर नोट कर लिया गया है. कलर नोट करके उसको वापस अर्न में डाल दी. स्टोरी देखो आप. उसका कलर नोट. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए नहीं है कि ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का है, उस वजह से तो इंपॉर्टेंट है इसे, क्योंकि एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का है. ये स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है. ऐसी स्टोरी पूरी एक्सरसाइज में नहीं है जैसी स्टोरी इस क्वेश्चन में है ना. तो हर एक क्वेश्चन में एक स्टोरी मिलेगी. अब आपको बड़े बड़े से क्वेश्चन मिलेंगे. तो ये भी एक हिंट होगा कि जो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो ना, तो बेस थ्योरम का है. प्रोबेबिलिटी में 4-5 लाइन का क्वेश्चन हो ना, पूरी स्टोरी बना के, तो एक हिंट है कि ये वो कहाँ से है. बेस थ्योरम. ठीक है ना, एक साइड हिंट ले सकते हैं हम. बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड. उसका कलर नोट कर लेते हैं. नोट करके उसको वापस झोले में डाल देते हैं. और फिर जो कलर मैंने लिया था, सॉरी,
जो कलर मैंने नोट किया था वो तो साइड में रखा हुआ है, ठीक है। मोर ओवर टू एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन टू द अर्न एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। जो कलर मैंने नोट किया था, जैसे मैं सपोज करो रेड कलर नोट किया था, तो रेड कलर की दो बॉल्स और डाल दूंगा मैं। और इन केस रेड नहीं था, ब्लैक था, तो फिर ब्लैक कलर की दो बॉल्स और डाल दूंगा। मतलब मैंने एक बॉल निकाली, उसका कलर नोट किया, उसको तो वापस रख ही दिया, उस कलर की दो बॉल्स और रख दी, उसी कलर की जो बॉल जो कलर मैंने देखा। समझ गए। और अब फिर एक तीसरी बॉल निकाली जा रही है उस अर्न में से, तो क्या संभावना है वो जो सेकंड बॉल निकलेगी, जो सेकंड बॉल निकलेगी वो कैसे निकलेगी, रेड, क्योंकि मैंने तो दो ही बॉल्स निकाली ना। सेकंड का मतलब इसलिए कि पहले मैंने एक बॉल निकाली उसका कलर देखने के लिए, फिर मैंने दो बॉल्स और डाल दी, तो अब मैं वापस तो दूसरी बॉल ही निकाल रहा हूँ ना, सेकंड टाइम ड्राइंग हो रही है ये। तो सेकंड ड्राइंग में मेरी रेड कलर की बॉल निकलेगी। इसकी क्या संभावना है, समझ में आई स्टोरी? इंटरेस्टिंग है काफी। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे पता चला कि सर ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का है। देखो उसने जो संभावना पूछी है वो डायरेक्ट रिजल्ट की पूछी है कि इस क्या संभावना है रेड बॉल निकली, ये रिजल्ट है, ये एक्शन है, फाइनल एक्शन है। वो ऐसे कहता कि सेकंड बॉल तो रेड निकली थी, क्या संभावना है कि पीछे ये हुआ था, जब वो पीछे लेके जाए ना वापस, जब वो वापस पीछे लेके जाए तो हिंट है कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी है। जब वो वापस पीछे नहीं लेके जा रहा, बस स्टोरी आगे चल रही है, आगे चल रही है, आगे चल रही है, और आगे की ही किसी चीज की संभावना पूछ ली, बैक साइड नहीं आए हम, तो फिर क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें बैक साइड नहीं है, वो स्टोरी चल रही है, बोल दे कि निकाली डाली, वापस सेकंड निकाली, सेकंड निकालने के बाद अब ऐसे नहीं कह रहा कि पीछे जाओ, और पीछे जाओ पहले क्या होता है उसकी संभावना बताओ, ऐसे नहीं कह रहा। समझ गए क्या? अभी आएंगे और क्वेश्चन है पीछे जाने वाले, सारी एक्सरसाइज उसी से भरी पड़ी है, तो ज्यादा हिंट मिलता रहेगा। ओके, स्टार्ट करें क्वेश्चन लिखना। पहले तो उसको प्रेजेंट करेंगे हम। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ ड्राइंग अ बॉल, of drawing a ball from an urn containing five red and five black balls। ये हो गया इंट्रोडक्शन। containing फाइव रेड एंड फाइव ब्लैक बॉल्स, इसमें से एक बॉल निकालिए, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब जब मैं उसमें से बॉल निकाल रहा हूँ, पांच रेड और पांच ब्लैक बॉल्स है, उसमें से एक बॉल निकाल रहा हूँ, तो रेड आने की संभावना, रेड आने वाले इवेंट को कुछ मान लेते हैं, और ब्लैक आने वाले इवेंट को भी कुछ मान लेते हैं। ठीक है। तो रेड आने की संभावना और ब्लैक आने की संभावना दोनों इक्वल हो जाएगी, क्योंकि पांच पांच बॉल्स हैं, इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स है। ठीक है। सो लेट द, और शुरुआत में जो हम दो स्टार्टिंग के जो रास्ते बनते हैं, उन इवेंट्स को हम हमेशा E1 E2 E3 E4 से ही मार्क करेंगे, मैक्सिमम थ्री मिलेंगे हमको, जैसे अभी यहाँ दो है, तो उनको हम मार्क किससे करेंगे, E1 एंड E2 से, है ना, ये कुछ स्टैंडर्ड चीज है। लेट द इवेंट्स E1 एंड E2 बी, ये सेकंड क्वेश्चन से फिर मैं ये स्टेप्स नहीं लिखूंगा, ये आपको अपने आप बनाना है, मैं स्टोरी स्टार्ट करूंगा सीधे, है ना। E1 E2, E1 और E2 इवेंट मैंने माना है, द ड्रॉन बॉल इज, जो मैं बॉल निकाल रहा हूँ उस बैग में से, अर्न में से, वो ड्रॉन बॉल क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, द ड्रॉन बॉल इज रेड। और E2 इवेंट क्या मान रहा हूं मैं, द ड्रॉन बॉल इज, सेकंड कलर कौन सा है, ब्लैक। अब जैसे ही मैंने ये इवेंट्स डिस्क्राइब किए, लगे हाथ इनकी संभावना भी बता दो, जितनी जितनी बॉल्स है उसके हिसाब से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और दोनों में बराबर बराबर नंबर ऑफ बॉल्स हैं, तो दोनों बराबर होंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के बराबर ही होंगी। और कैसे निकालेंगे, 5/10, दैट मीन्स 1/2 ईच। इसकी भी यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को? अभी तक तो बहुत सरल सा सवाल है कि एक बैग है उसमें से एक बॉल निकालनी है, संभावना निकाल ली। अब क्या हुआ, अब ये गिवन है कि जो भी बॉल निकली उसकी दो एडिशनल बॉल्स और उसमें डाल दी गई, और फिर वापस एक सेकंड बॉल निकाली गई। ठीक है, इस स्टोरी को सेकंड फेज ऑफ द स्टोरी आ चुका है। नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट, और पूरी स्टोरी छाप देंगे, टू एडिशनल बॉल्स, टू एडिशनल बॉल्स ऑफ द सेम कलर, ऑफ द सेम कलर ऑफ द बॉल ऑलरेडी ड्रॉन, जो ऑलरेडी ड्रॉ की जा चुकी है बॉल, उस सेम कलर की दो एडिशनल बॉल्स आर पुट इनटू द अर्न, आर पुट इनटू द अर्न, एंड उसके बाद फिर एक तीसरी बॉल निकाली जा रही, राइट, एंड देन
तीसरी नहीं, दूसरी, एंड देन अ सेकेंड बॉल इज ड्रॉन। सेकेंड बॉल इज ड्रॉन रैंडमली, और वो भी रैंडमली निकाली जाती है। ठीक है, समझे? समझे? अब जो सेकंड बॉल हम निकाल रहे हैं उसको हमको फाइनल रिजल्ट के रूप में लेना है, और उसको हम इवेंट ए से मार्क करेंगे। ठीक है, जो रिजल्ट होगा वो इवेंट ए होगा, जो कॉजेस होंगे वो E1 E2 E3 होंगे, और कोई इवेंट्स यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज में नहीं चलेंगे। ठीक है, तो इवेंट ए मान लेते हैं हम। सो लेट द इवेंट ए बी दैट, और इवेंट ए को मान लेते हैं द सेकंड ड्रॉन बॉल इज, जो भी उसको रिजल्ट चाहिए वो ए को मानो। रिजल्ट क्या चाहिए उसको? सेकंड बॉल इज रेड, तो सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड, इसको हमने ए माना। द सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड कलर, ये हमने इवेंट ए मान लिया। इंट्रोडक्शन हो गया सारे क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ने के लिए हमको एक डायग्रामेटिक पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा सारे क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज की। वहीं से हमको प्रोबेबिलिटीज निकालना शुरू हो करेंगे हम। ठीक है, वैसे मतलब जरूरी नहीं है, बट हम देंगे, हर एक क्वेश्चन में देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आ जाओ, इस पूरे वारदात को हम एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो गया इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम्म, देखो, सबसे पहले हमारे पास एक बैग है। ठीक है, सबसे पहले स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई? एक बैग है। ओके, इस बैग में कितनी रेड एंड कितनी ब्लैक बॉल्स हैं बोलो? पांच तो रेड हैं एंड पांच ब्लैक बॉल्स, फाइन। पांच रेड पांच ब्लैक। अब यहां से एक बॉल निकाली गई, तो दो काम हो सकते हैं, या तो निकली हुई बॉल रेड होगी या निकली हुई बॉल ब्लैक होगी। उनको हमने इवेंट E1 और E2 का नाम दे दिया। तो मान लो ये इवेंट E1 है, तो E1 की संभावना भी हाफ है, और ये इवेंट E2 है तो इसकी संभावना भी हाफ है। फाइन, बोलो समझ आया? यहां तक क्लियर है? जो हमने पीछे प्रेजेंट किया उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर ये इवेंट हुआ तो बॉल की स्थिति देखेंगे, ओ सॉरी बैक की, अर्न की। और अगर ये इवेंट ना घटे तो ये इवेंट हुआ तो इसकी स्थिति देखेंगे। समझ गए? अब क्या कहा था उसने, जो बॉल निकली उसको वापस रख के और दो एडिशनल उसी कलर की बॉल और डालनी है। ये वही बैग है। ये बैग की फर्स्ट पोजीशन है और ये बैग की सेकंड पोजीशन है। सेकंड पोजीशन दो केसेस में डिवाइडेड है भाई, वो भी हो सकती है सेकंड पोजीशन और ये भी हो सकती है सेकंड पोजीशन। अब इवन क्या था कि पहली बॉल क्या निकली थी? रेड कलर। क्या माना था हमने? इवन। तो अगर रेड कलर की बॉल निकली तो उसको तो वापस डाल दिया, और दो एडिशनल रेड कलर और डालेंगे, तो टोटल रेड कलर कितने हो गए? सात। और ब्लैक तो उतने ही रहेंगे, पांच। मान लो ये ना हुआ होता, ये हुआ होता कि निकली फर्स्ट निकली हुई बॉल ब्लैक होती, तो फिर क्या होता? फिर पांच रेड एज इट इज रहती, और पांच ब्लैक की जगह कितनी हो जाती? सात ब्लैक हो जाती। ये क्या था? सात, पांच रेड और पांच ब्लैक, ये फाइव है ना? ठीक है, क्लियर? यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब अब वापस एक सेकेंड बॉल निकाल रहे हैं, तो इस पोजीशन से भी निकाल सकते हैं हम वो सेकेंड बॉल, और इस पोजीशन से भी निकाल सकते हैं सेकेंड बॉल, राइट? मतलब समझा नहीं क्या कह रहे हो? कब? उसमें उस क्वेश्चन की के इंस्ट्रक्शंस को थोड़ा ना छोड़ सकते हैं। देखो, पढ़ो इधर, देखो स्क्रीन पे देखो। मोर ओवर टू एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन, जो कलर ड्रॉ किया उसी की एडिशनल बॉल्स डालनी है। ठीक है, ओके। तो जो कलर यहां से अगर रेड निकला था तो रेड ही डालनी है, और ब्लैक निकला था तो ब्लैक ही डालनी है। क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस जो होंगे वही करना पड़ेगा। ठीक है, और क्वेश्चन हमारा डायरेक्टर है, स्टोरी वही बनाएगा, हमको बस फॉलो करना है उसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आगे क्या करें? अब एक बॉल निकाल रहे हैं हम, तो अब जो हम बॉल निकाल रहे हैं उस इवेंट को हमने इवेंट ए नाम दिया। क्या दिया? इवेंट ए। तो वो इवेंट ए तब होना जब इवन हो चुका है। वो इवेंट ए तब होना जब इवेंट इवन हो चुका है। ये रास्ता तो ये बताएगा। ये रास्ता क्या कहेगा? कि जब इवेंट E2 हो चुका है, अब दोबारा में इवेंट ए होने की संभावना। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई कि ये हो चुका है, अब ये घटित होना चाहिए, और इसमें ये हो चुका है और ये घटित होना चाहिए। इसकी संभावना हम निकालेंगे कैसे? कॉमन सेंस से। अब ये जो संभावना होती है ना सेकंड टाइम में हम ये जो निकाल रहे हैं,
ये संभावना किसी फॉर्मूला से नहीं निकलती, कॉमन सेंस से निकलती है, स्टोरी पढ़ के निकलती है, ठीक है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब भी आएंगे हम फॉर्मूला से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो आप खुद सोचो, अगर इवेंट E1 घटित हुआ था तो बैक की स्थिति ये हो गई थी, 7 और 5 12 बॉल्स, जिसमें ये कलर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब बताओ इस बैग में से दोबारा रेड निकलने की संभावना क्या होगी, 7/12, कोई भी निकाल ले। तो ये इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी वो क्या हो जाएगी, 7/12। तो ये क्या सर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बड़े फॉर्मूला से निकलती थी, अभी तो सीधे ही निकल गई। तो सीधे भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग समझो ना, हर बार फॉर्मूला से थोड़ा ना निकालेंगे, कॉमन सेंस से भी निकालेंगे। कि 12 बॉल्स हो गई, इसमें से जो रेड बॉल निकलनी है तो 7/12, ठीक है। ये कंडीशन क्या है कि E2 हो चुका है, मतलब बॉल जो निकली थी वो ब्लैक निकली थी, तो बैक की पोजीशन ऐसी हो गई। अब इसमें से रेड निकालनी है, तो इसमें रेड बॉल्स कितनी है, 5, टोटल बॉल्स कितनी है, 12, तो इसकी संभावना 5/12 हो गई। अब फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए आपको, क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फाइनली क्या चाहिए आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कि इधर से और इधर से दोनों रास्तों से टोटल संभावना कितनी है कि रेड बॉल ही निकलेगी सेकेंड टाइम में। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों रास्तों को कर दूंगा मर्ज। फाइन, ओके। इस रास्ते को कहेंगे, इस वाले रास्ते को कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए। E1 के साथ साथ ए होना, मतलब E1 इवेंट हुआ उसके बाद ए होना, मतलब दोनों इवेंट साथ साथ होना। इस रास्ते को कहेंगे E2 इंटरसेक्शन ए। अब ये निकालेंगे कैसे, दो इवेंट्स के साथ में घटित होने की संभावना लास्ट एक्सरसाइज में सीख के आए हम, कैसे निकालेंगे, E1 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E1। और ये कैसे निकालेंगे, E2 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E2। समझ गए क्या। 7/12 तो बेटा उसकी संभावना है कि अगर E1 होता है तो ए होने की संभावना है, E1 होता है, इसकी संभावना कहाँ पे हम इन्वॉल्व करेंगे, समझे। 7/12 क्या है, कि अगर इवेंट E1 हुआ था तो ए होने की संभावना है। ओके, और ये संभावना क्या है कि E1 भी हुआ था, ए भी हुआ था। तो E1 हुआ था उसकी संभावना भी तो लो हाफ, उसके बाद ए हुआ था, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करो। दो इवन साथ में घटित होते हैं तो मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है, ठीक है। बोलो, इन दोनों को टोटल मत कर देना भाई, इन दोनों को टोटल करके आंसर लाओगे गलत हो जाएगा। इन दोनों को पहले हाइपोथेसिस की प्रायोरी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके फिर टोटल करना है, सुन लिया। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे कैसे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी निकल चुकी है मेरी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/12 से, और ये वाली प्रोबेबिलिटी निकल चुकी है मेरी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/12 से। फाइन, तो 1/2 मल्टीप्लाइड 7/12 कितना होता है, 7/24, और 1/2 मल्टीप्लाइड 5/12 कितना होता है, 5/24। अब आप ये 7/24 और 5/24 को ऐड करके टोटल प्रोबेबिलिटी बताओगे, ऐड करो दोनों को, 7 + 5 कितना होता है, 12/24, यानी कि आधी संभावना है कि दूसरी बाली में रेड बॉल निकलेगी। आंसर मैच कर लो। तो इस पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सब कुछ डिस्क्राइब हो गया ना। हम एग्जाम में इस तरीके से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को प्रेजेंट करेंगे, यहां से भी देख ले देखने वाला, और फिर अभी अपन सॉल्व भी कर रहे हैं नीचे, ये भी बना के आना है, पीछे प्रेजरीज वो भी लिखना है, और उसके बाद फिर अभी कैलकुलेशन भी करनी है। मिनिमम 3 to 4 मार्क्स इस एक्सरसाइज से आया तो, ठीक है। हाँ जी, ये समझ आया, बोलो अंश, समझ आया। अब अपन इसको लिखते हैं, देखो इवेंट ए अपन ने डिस्क्राइब कर दिया था। नाउ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड ड्रॉन बॉल, सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड, provided that, provided that first drawn ball was red। क्या लिखा मैंने, का मतलब समझ में आया। बोलो कौन सी प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं मैं यहाँ पे, इन इस पूरी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में कौन सी प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, कौन सी प्रोबेबिलिटी के बारे में लिखा है मैंने, ये इस गिवन बाय ए ऑन E1 के बारे में लिखा है, ठीक है। एक एक करके सबके बारे में लिखना है भाई, वो तो लिख चुके हैं हम पीछे, है ना। अब आगे ये सारी प्रोबेबिलिटीज हमको प्रेजेंट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने, प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड, दूसरी वाली बॉल रेड निकले, और ऑलरेडी गिवन क्या है कि पहली वाली बॉल रेड निकल चुकी थी,
ठीक है, तो पहली वाली रेड निकल चुकी थी, ई वन इवेंट हो चुका था, अब दूसरी निकल रही है ए ऑन ई वन इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन ई वन। और वो निकालने के लिए कुछ कैलकुलेशन नहीं दिखानी, बस आपको बैक्स के पर सिचुएशन के हिसाब से लिख देना है 7/12। ऐसे कैसे ए ऑन ई टू के बारे में भी कहना है फिर, ये का यही स्टेटमेंट अगेन, ये का यही स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट कर देंगे हम, प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड प्रोवाइडेड दैट, लेकिन अब की बार क्या लिखेंगे, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्लैक लिखेंगे। ठीक है, एंड दिस इज गिवन बाय, एंड दिस इज गिवन बाय, इसको क्या कहेंगे, ए ऑन ई टू, और वो हमने पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन में मार्क किया हुआ है 5/12। अब फाइनली आंसर, जो मेन चीज हमको चाहिए नाउ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग, या इधर एक वर्ड लिख देना टोटल प्रोबेबिलिटी, ताकि मीनिंग कन्वे हो जाए कि अब फाइनली टोटल प्रोबेबिलिटी आ रही है ना, सेकंड राउंड बॉल इज रेड, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड कलर्ड बॉल इन द सेकंड चांस में फाइनली टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है रेड कलर बॉल की, इन द सेकंड चांस इज गिवन इज गिवन, और हम यहाँ पे थ्योरम का भी नाम लेंगे, बाय यूजिंग थ्योरम ऑन टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, एज फॉलोस, probability of drawing a red colored ball in the second chance, total probability of drawing a red colored ball in the second chance is given by using theorem of total probability as follows। अब अपन टोटल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम लगा रहे हैं, जो फॉर्मूला आपने सीखा था नोट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलो, इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए मुझे, इसका फॉर्मूला याद है समेशन नोटेशन वाला, तो चाहो तो समेशन नोटेशन वाला मत लिखो, खोल के लिख लो। तो प्रोबेबिलिटी हमको देखो ये करना है हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ए, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटरसेक्शन ए, ये करना है, दोनों के दो रास्तों से प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है। अब ई वन इंटरसेक्शन ए कैसे निकालते हैं, पहले ई वन को घटित कराओ, मल्टीप्लाई, फिर ए ऑन ई वन को घटित कराओ, ये पिछली एक्सरसाइज में सीखा है हमने तरीका। प्लस ई टू इंटरसेक्शन ए कैसे कराते हैं कि पहले ई टू को घटित कराओ, मल्टीप्लाइड बाय, देन ए ऑन ई टू को घटित कराओ, ये भी लास्ट एक्सरसाइज में सीखा है हमने। अब ई वन की प्रोबेबिलिटी क्या है बोलो, 1/2, और ए ऑन ई वन की प्रोबेबिलिटी हमने पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में मार्क करी, नीचे भी लिखी है 7/12, 7/12, 5/12, ठीक है। तो यहाँ पे तो लगाओ 7/12, चाहो तो एक ब्रैकेट लगा दो, प्लस अगेन इधर आओ 1/2 इंटू दिस इज 5/12, एंड टोटल प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी 7/24, ये हो जाएगी 5/24, टोटल मिला के 12/24, एंड द आंसर इज 1/। बोलो समझ आया, दोनों तीनों काम करने हैं, क्वेश्चन की स्टोरी को प्रेजेंट भी करना है, डायग्रामेटिकली भी प्रेजेंट करना है, और कैलकुलेटिवली फॉर्म भी हमको उसको प्रेजेंट करना है। क्वेश्चन पिक भी करना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें देखो हमने फॉर्मूला तक मेंशन किया है कि ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया है सर, ये सारा काम करके आओ, किसी की हिम्मत नहीं होगी आपका 1/4 मार्क भी काट ले इसमें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में पहले ही मैंने हिंट दिया था, एनालिटिकल चैप्टर है, कैलकुलेशन इजी होगी, अब ये कैलकुलेशन करने में क्या ही जोर आएगा किसी को, बट प्रेजेंटेशन स्टोरी टेलिंग ये सब बताना पड़ेगा अगर फुल मार्क्स चाहिए तो, जितना जितना कम बताओगे उतना उतना कम। जैसे मान लो किसी ने डायग्राम नहीं बताया, तो उसको उस रेशियो में मार्क्स कट जाएंगे, मान लो किसी ने स्टोरी नहीं बताई सीधे ये कर दिया, तो ऑब्वियस बात है फिर को उस रेशियो में मार्क्स मिलेंगे। समझ गए, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब टोटल प्रोबेबिलिटी का एक ही क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में, तो इसको मिस करते रहना पूरी एक्सरसाइज में, और सोचते रहना कि यार टोटल प्रोबेबिलिटी का, हर बार ऐसे सवाल पूछना कि सर ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी में कैसे पूछा पूछा जाता। ये क्वेश्चन बेस थ्योरम में पूछा गया है रिवर्स प्रोबेबिलिटी में, लेकिन अगर ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी के साथ पूछा जाता तो क्या स्टेटमेंट देता भी, क्या निकालना है। ऐसे अपने आप से सवाल पूछते रहना, नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लेना, ताकि आप स्टोरी में रहो कि टोटल प्रोबेबिलिटी भी कोई चीज है। ओके, कर दूं डिलीट। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब अपन, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, फाइनली जो मेन टॉपिक है, टॉपिक ऑफ द डे। अब फील गुड कराने के लिए वापस बैक वाला ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन अब ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। एक बार स्टोरी पढ़ते हैं कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से कैसे अलग है पढ़ने में, है ना।
चलो, अगेन एक बैग है साम, और अब की बार बाकी के कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा स्पीडली करूंगा, सारे स्टेप्स नहीं लिखूंगा। ओके, नहीं तो फिर एक एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा। एक बैग है, अगेन 4 रेड 4 ब्लैक है, अगेन बराबर बराबर बॉल्स दे दी इसने, तो हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ हो जाएगी। अच्छा, अब की बार एक बैग नहीं है, सॉरी, दो बैग हैं। एक बैग में 4 रेड 4 ब्लैक, एक बैग में 2 रेड 6 ब्लैक। पहले तो दोनों में से एक बैग सेलेक्ट करना है। ठीक है, कल जो ऋषिका के साथ हुआ था। ठीक है ना, पहले तो दोनों में से एक बैग सेलेक्ट करना है, फिर बैग सेलेक्ट करके उसमें से एक बॉल ड्रॉ करनी है, फाइन। और वो बॉल ड्रॉ करने के बाद पता चला कि वो बॉल कैसी है, रेड है, यानी फाइनल रिजल्ट क्या है वो तो खुद नहीं बता दिया, अब पीछे चल रहा है ये। क्या संभावना है कि वो जो रेड बॉल निकली है वो फर्स्ट बैग से निकली है? समझ आया? ठीक है, अब जैसे मैंने ऋषिका को भेजा कि बेटा जाओ एक बॉल निकाल के आ, पहले नहीं बताया उसको कि दो बैग हैं, तो वो गई, उसने देखा यार दो बैग भी तो है, तो पहले तो उसने बैग सिलेक्शन किया होगा, फिर बॉल सिलेक्शन की होगी। और फिर हम जब तक यहाँ पे बात कर रहे हैं कि देखो क्या संभावना है वो रेड बॉल निकालती कि नहीं निकालती, और फाइनली रेड बॉल निकाल लाई, तो हम आश्चर्यचकित हो गए यार, जो हम सोच रहे थे कर लाई। तो अब अपन दूसरा सवाल क्रिएट कर रहे हैं, यार बता कौन से बैग से निकाल के लाई है। ये हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या संभावना है कि वो ये जो रेड बॉल है ये बैग 1 से बिलोंग करती है कि बैग 2 से बिलोंग करती है। ठीक है, क्लियर है, या यूं भी कह सकते हैं कि क्या संभावना है कि उसने कौन सा बैग सेलेक्ट किया था बॉल निकालने के लिए। ठीक है, तो पहले तो बैग सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ थी, लेकिन अब बाद में रिजल्ट आने के बाद कॉस की प्रोबेबिलिटी सोच रहे हैं, तो वो हाफ हाफ नहीं होगी, वो रिवर्स प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करनी होगी। स्टार्ट करें? ओके, तो अब डायरेक्ट पिक्चोरियल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, बाकी प्रेजेंटेशन आपको पिछले क्वेश्चन को देखकर करना है, नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ सकते हो कभी भी आके, ओके, कि सर इसको कैसे प्रेजेंट करें, ठीक है। वैसे मोस्टली आप सारे बच्चे कर लोगे, बट फिर भी इन केस किसी को नहीं समझ आया तो देखो अब की बार स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द पर्सन हु इज सपोज टू सेलेक्ट अ बैग। सो लेट्स से ये हैं दो बैग्स जिसको उसको सेलेक्ट करना है, बैग 1 एंड बैग 2। ठीक है, बैग 1 एंड बैग 2, किसमें क्या क्या है वो क्वेश्चन से देखो। बैग 1 में क्या है, 2 रेड, नहीं 4 रेड 4 ब्लैक, 4 रेड 4 ब्लैक। बैग 2 में क्या क्या है, 2 रेड एंड 6 ब्लैक। अब पहले तो बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ हो जाएगी, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस की प्रायोरी प्रोबेबिलिटी ये क्या हो जाएगी, E1 की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, हाफ, और ये E2 की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी बताओ, हाफ, क्योंकि दो बैग में से एक बैग सेलेक्ट करना है, वेरी मच क्लियर कि हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी के साथ वो सेलेक्ट होंगे। अनटिल एंड अनलेस गिवन नहीं है, गिवन नहीं है तो फिर हम हाफ हाफ लगाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। नाउ व्हाट, अब रास्ते बनाओ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लगते थे यहाँ पे, करीब करीब स्ट्रक्चर सेम है, क्या लिखते थे बोलो, A on E1, भाई E1 सेलेक्ट करके रिजल्ट आना। यहाँ क्या लिखते थे, A on E2। देखो कुछ कुछ चीजें जो बिल्कुल फिक्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A on E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A on, बस सोचना ये है कि ये प्रोबेबिलिटी जो है इस क्वेश्चन से कैसे निकाली जाएगी, बस बाकी निकलेगी तो यही। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है। अब रेड कलर की बॉल बॉल आना ही रिजल्ट है, देखो ये पढ़ लेना, फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, तो रेड कलर की बॉल आना ही तो रिजल्ट है। तो आप सोचो अगर इस बैग से रेड कलर की बॉल निकालनी होती तो क्या संभावना होती, 4 रेड और 4 ब्लैक हैं, तो ब्लैक कलर की बॉल निकलने की संभावना क्या है, कोई भी बता दे। 4/8, जिसको फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, इस बैग से रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, कोई भी बता दें। 2 बाय, रेड कलर दो है ना, 2/8, जिसको फर्दर सॉल्व करके लिख सकता हूँ 1/4। समझ गए? अब रस्तों को मर्ज करके चलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी में। तो इस रास्ते से जाएंगे, तो यहां से इस रास्ते से जाने की संभावना को बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A on E1, या फिर शॉर्ट में लिख सकते हैं E1 इंटरसेक्शन ए। ये यही बात, इसको खोल के लिख दिया, ठीक है। और इसको क्या बोला जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A on E2, ये तो बोला जाएगा। और फाइनली ये इवेंट ए घटित हो जाएगा, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि इस केस में हमको टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, बट स्ट्रक्चर तो यही बनेगा। समझ गए, कोई डाउट नहीं आता। चलो, अब डायरेक्टली मैं आ रहा हूं सवाल पे। प्रोबेबिलिटी, किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन में पढ़ो, पढ़ो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो प्रोबेबिलिटी
that a red colored ball, probability that the ball is drawn from the first bag, ball is drawn from द फर्स्ट बैग, और प्रोवाइडेड दैट क्या है, गिवन दैट क्या है बताओ, बोलो। हमसे संभावना किस चीज की पूछी है, कि जो बॉल निकली है वो कौन से बैग से निकली है, फर्स्ट बैग से, पर गिवन क्या है, गिवन यह है कि वो बॉल निकली है जो रेड कलर की निकली है, रिजल्ट आना गिवन है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोवाइडेड दैट इट इज ए रेड कलर्ड बॉल, इट इज ए रेड कलर्ड बॉल। समझ गए, ये है जो हमसे पूछा गया है। इनको मैं इन्वर्टेड कॉमास में पैक कर देता हूं, और इस प्रोबेबिलिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस गिवन बाय यूजिंग बेस थ्योरम एज फॉलोज, एज फॉलोज। बताओ, ये जो भी चीज पूछी गई है यहां से लेके यहां तक, प्रियांशु बोलो, जो भी चीज पूछी गई है यहां से लेके यहां तक, इसको नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, ये कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। ए ऑन इवन तो देखो मैं निकाल चुका हूं, अगर ये ए ऑन इवन है तो आंसर वहीं आ गया, फिर मैं निकाल क्या रहा हूं, अब क्या निकाल रहा हूं। अच्छा, ए ऑन इवन का मतलब बताओ, चलो जनरल बात कर रहे हैं, ए ऑन इवन का मतलब बताओ क्या होता है। इसको भूल जाओ, ए ऑन इवन का जनरल मीनिंग बताओ होता क्या है। इवन होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी, यही तो होता है ए ऑन इवन। हमसे क्या पूछा है, ए हो चुका है, अब इवन से निकला था उसकी प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बैग से निकला था, ये तो पूछा है हमसे। द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, जो हमसे पूछा जाता है वो हमेशा ऊपर आता है, जो प्रोवाइडेड दैट में होता है वो हमेशा नीचे आता है, ये तो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी सीखा था। तो रेड कलर का आना नीचे आएगा, और रेड कलर को हमने इवेंट ए माना है, तो ए नीचे आएगा, और जो पूछा जा रहा है वो ऊपर आएगा। तो ए ऑन इवन नहीं होगा, क्या होगा, इवन ऑन ए। ये चीज समझो, हम कॉस की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, कॉस क्या था, ई वन और ई टू, उसमें से जो भी उसने कॉस पूछा है, उसने फर्स्ट बैग पूछा है तो ई वन, उसने सेकंड बैग पूछा है तो ई टू, प्रोवाइडेड दैट की रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, रिजल्ट आना मतलब ए ऑलरेडी हो चुका है, तो इसको ए ऑन इवन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, इवन ऑन ए कहेंगे, और इनकेस अगर वो सेकंड बॉल से पूछता है तो ई टू ऑन ए कहेंगे। मतलब फाइनली यहां पे जाते जाते ए ऑलरेडी हो चुका है, ए हमेशा नीचे रहेगा, उसके ऊपर वो कॉस रहेगा जो उसने पूछा है। समझ गए क्या, समझे प्रियांशी। ओके, सो वी विल रिप्रेजेंट इट या डिनोट इट बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ऑन ए, फाइन। और इस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनता है, इवन होने पूछा है ना, तो पहले आप इवन कराओ, ओके, फिर आप ए ऑन इवन कराओ, समझे क्या। और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगी, जो हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, यानी पिछले क्वेश्चन में हमने केवल ये चीज निकाली है, पिछले क्वेश्चन में जो हमने निकाली थी वो इसका डिनोमिनेटर पार्ट था बस। ओके, अब अभी के लिए इस सवाल के लिए तो मैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखता हूं, लेकिन नेक्स्ट सवाल में हम क्या करेंगे, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को भी खोल के लिखेंगे, कैसे, ऊपर वाला तो सेम, ऊपर वाला तो सेम, नो चेंज एट ऑल, नीचे वाले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के प्रोबेबिलिटी को खोल के बताओ यूजिंग द फॉर्मूला, दो रास्ते हैं ना, इन दोनों को जोड़ के ही तो मिलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके लिखो यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन ई टू। ओके, देखो कहने का मतलब यह है कि जितने भी रास्ते हैं इधर देखो स्क्रीन पे, वो सब ऐड हो रहे हैं नीचे, दो ही रास्ते हैं तो दोनों ऐड हो रहे हैं, इनमें से उसको कौन सा रास्ता चाहिए वो ऊपर आ रहा है बस। फिर प्रोबेबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि नीचे टोटल ऊपर फेवरेबल, तो नीचे तो टोटल रास्तों का एड अप हो रहा है, और ऊपर उसमें से इसको कौन से कॉस की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, इवन की चाहिए थी तो ये का यही स्ट्रक्चर एज इट इज ऊपर कॉपी पेस्ट हो गया, ई टू की चाहिए होती तो ये का यही स्ट्रक्चर इधर कॉपी पेस्ट हो जाता, ई थ्री की चाहिए होती तो आगे कोई ई थ्री होता उसका स्ट्रक्चर ऊपर कॉपी पेस्ट हो जाता। ठीक है, क्लियर, ठीक है, अभी तो याद हो गया फॉर्मूला। ओके, सो उसको सॉल्व कर दो, नीचे आ जाओ, अब नंबर्स लिखो सारे जो भी हैं गिवन, जैसे इवन की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ, ए ऑन इवन के ऊपर से देखो क्या है, हाफ, डिवाइडेड बाय, अब ये हाफ इंटू हाफ एक बार तो एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट लगाओ, और दूसरा रास्ता क्या था, जैसे पहला रास्ता तो था हाफ इंटू हाफ, दूसरा रास्ता क्या था, हाफ इंटू
1/4। ओके। एक काम करते हैं चलो, हाफ नहीं लिखते हैं इसको, 4/8 लिखते हैं, तो हमको एलसीएम एलसीएम लेने में आसानी होगी। हाफ इंटू 4/8, और इसको भी एलसीएम लेने से, काटने से पहले क्या लिखा था हमने, 2/8। नहीं, इधर तो 4/8 ही आएगा, नेक्स्ट पार्ट में 2/8, इधर तो 4/8 ही आएगा ना, इवन वाला। अब नेक्स्ट पार्ट में हाफ इंटू 2/8, तो सबका सबका डिनोमिनेटर 8 8 2 16 हो जाएगा, सबका डिनोमिनेटर 8 2 16 हो गया क्या, चेक करो। ये तो हो गया 4/16, 4/16, ये 4/16 एक बार एज इट इज इधर भी आ गया, प्लस दूसरा रास्ते में हाफ इंटू 2/8 यानी कि 2/16। तो 16 16 16 तीनों का कट गया, क्या बचा, 4/4 + 2 यानी 6, 4/6 दैट कम्स आउट टू बी 2/3। आंसर देखो। हम्म। मैच हो गया, आंसर मैच हो गया, समझ आया। सो एक क्वेश्चन हमने टोटल प्रोबेबिलिटी का, एक क्वेश्चन बेस थ्योरम का करना है। अब अगले क्वेश्चन में आपको पिक करना है, वैसे तो मैंने पहले ही बता दिया कि सारे बेस के, बट ऐसा एक बार भूल जाओ, डिलीट कर लो मेमोरी को कि मैंने बता दिया। अब आप अपने आप से पूछो कि ये क्यों क्वेश्चन क्यों है बेस थ्योरम का। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का कब होता, थोड़ी बहुत इसकी लैंग्वेज ऐसे चेंज करो कि ये क्वेश्चन बन जाए टोटल प्रोबेबिलिटी का। सोचो। वो ए क्या है यहाँ पे, रेड कलर का आना। तो देखो इधर, वन ऑफ द टू बैग्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग। अब वो जो बता रहा है ना, विच इज फाउंड टू बी रेड, ये ना बताता वो, रिजल्ट का आना नहीं बताया, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछे, रिजल्ट की ही प्रोबेबिलिटी पूछे। अब इस रिजल्ट क्या है वो कुछ ने खुद ने बता दिया, रिजल्ट सक्सेसफुली हो गया, ये बात वो खुद ना बताए, ये बता दिया तो फिर प्रोबेबिलिटी किसकी, फिर कॉस की। तो वो बताया ना कि ये रिजल्ट आ गया है ना, इसको काट दो, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, इस फुल स्टॉप लगा दो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज दैट द बॉल ड्रॉन, फर्स्ट बैग सेकंड बैग की कहानी भूल जाओ, बॉल ड्रॉन इज रेड, सीधे रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी पूछे, तब ये टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल हो गया। तो देखो स्लाइटली चेंजेस हैं, और वो शिफ्ट हो गया इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन पे। समझ गए क्या। ओके। अब स्टोरीज बहुत अच्छी अच्छी हैं नीचे, ये तो बैग वाली स्टोरी सबसे आसान होती है समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को हम नीचे, अजीबोगरीब तरीके की स्टोरीज हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या स्टोरी चल रही है, पढ़ो। ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेंदी लेंदी। तो ये लेंदी लेंदी सवाल जब दिखेंगे तो करीब करीब आपको भी फील हो जाएगा कि तीसरी एक्सरसाइज है ये, है ना। क्या है, पढ़ते हैं। ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स में से हमें पता है, इट इज नॉन दैट, जो हमें पता है उसको पे कोई सवालो निशान नहीं होगा, हमें पता है मतलब ये अंडरस्टूड है, ठीक है, कि 60% हॉस्टल में रहते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और 40% डे स्कॉलर, समझते हो, जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। डे स्कॉलर्स मतलब डेली अप डाउन करते हैं हॉस्टल, वहां पे कॉलेज जाते हैं। पुराने साल के जो रिजल्ट्स हैं उन्होंने ऐसा रिपोर्ट करके बताया है कि 30% उन बच्चों में से जो हॉस्टल रहते हैं उनकी ए ग्रेड आती है, और 20% उन बच्चों में से जो डे स्कॉलर्स हैं उनकी ए ग्रेड आती है। अब ए ग्रेड आना, बी ग्रेड आना, सी ग्रेड आना सवाल नहीं है, ए ग्रेड को आना, ए ग्रेड आना वैसे मान लो पास हो जाना, यानी कितने बच्चे पास हो जाते हैं, तो जो हॉस्टल में रहते हैं उनमें से तो 30% पास हो जाते हैं, और जो डे स्कॉलर्स हैं जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं उनमें से कितने परसेंट पास हो जाते हैं, 20% पास हो जाते हैं एनुअल एग्जाम्स में। अब ईयर के एंड में एक स्टूडेंट सारे बच्चों में से रैंडमली सेलेक्ट किया गया, और पता चला कि उसकी ए ग्रेड है, मतलब वो पास हो गया, यानी रिजल्ट आ गया। अब क्या संभावना है कि ये जो पास हुआ बच्चा सेलेक्ट हुआ है, ये हॉस्टलियर है, ये हॉस्टल का रहने वाला है। ठीक है। दो बातें हो सकती हैं, बच्चा हॉस्टल का भी हो सकता है, डे स्कॉलर भी हो सकता है। यहाँ से भी एग्जाम लगा, यहाँ से भी एग्जाम लगा। अब यहाँ से पास होने की संभावना गिवन है 30%, यहाँ से पास होने की संभावना गिवन है 20%। फाइनली दोनों को मर्ज कर दो, और वो बच्चा है वो पास हो गया। क्या संभावना है कि ये हॉस्टल का था, या क्या संभावना है ये डे स्कॉलर का था। तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी हो गई। अब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है या नहीं है, प्रैक्टिकल केस है या नहीं है। सपोज करो आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो। ओके। कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आपको आप डिलेमा में फंस गए कि आप हॉस्टल सेलेक्ट करो या डे स्कॉलर्स रहो। आपके माइंड में दोनों बातें चल रही है, हो डे स्कॉलर्स रहेंगे तो ध्यान भटकेगा, पढ़ाई नहीं होगी, इधर उधर घूमेंगे, क्योंकि हॉस्टल कॉलेज जाओ फिर वापस अपने रूम पे जाओ या पीजी जाओ, वहां पे ध्यान भटकेगा इधर उधर की चीजों में। तो क्यों ना हॉस्टल सेलेक्ट कर लें। हॉस्टल सेलेक्ट कर लें तो हॉस्टल में भी आजकल माहौल खराब हो जाता है कई कई जगह, तो हॉस्टल इस इधर का अच्छा है या नहीं है, फूड फैसिलिटी अच्छी है या नहीं है,
रहने की फैसिलिटी अच्छी है या नहीं है, ये सारे सवाल आपके घूम रहे हैं। तो आप सीधे गए रिजल्ट पे कि जो बच्चा पास होता है वो हॉस्टल का है या डे स्कॉलर का है, इसकी क्या संभावना है। ठीक है, क्लियर। ओके। जैसे किसी बच्चे को बुला लिया आपने, आप एडमिशन लेने गए तो आप बच्चों से नहीं इंक्वायरी करते हो, किसी बच्चे को बुला लिया, इधर आ भाई, इधर आ, तू पास हो गया क्या, हाँ सर मैं पास हो गया। तो अब आप सोच रहे हो क्या संभावना है कि हॉस्टल का था बच्चा जो आपसे बात करके गया, या ये किधर का था, समझ गए क्या। ओके, तो बनाए स्टोरी। ओके, सो लेट्स सी, वही एक बच्चा है, ठीक है, इसके हॉस्टल में होने की संभावना, और पिछली बार पिछले दो क्वेश्चंस में हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ मिल रही है, लेकिन इस बार हाफ हाफ नहीं है। इस बार जो भी गिवन है वो लगाना है, 60% हॉस्टल के हैं और 40% डे स्कॉलर, तो 60/100 और 40/100 रहेगा, हाफ हाफ नहीं रहेगा। 3/5 एंड 2/5 रहेगा, समझ गए क्या। ठीक है, तो इस बार हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है। तो ये तो मान लो हॉस्टल में होना, होस्टलियर होना, होस्टलियर होना, एंड ये मान लो आप डे स्कॉलर होना। डे स्कॉलर समझते हो ना, ऐसा स्कॉलर जो केवल डे के लिए है, फिर अपने घर चला जाता है ना। नाइट के लिए नहीं है, हाँ नाइट के लिए वो हॉस्टल वालों का नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। सो ये कितना है, 60%। ओके, तो 60% को हम 60/100 लिख देना, या फिर शॉर्ट में 6/10 में लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिखते हैं, 40/100, और इन शॉर्ट वी कैन राइट इट 4/10, या 2/5 ही तो लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लो। ओके, आगे बढ़ते हैं, या काट के लिख लो, चलो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/5, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2/5। अब हॉस्टल से पास होने की संभावना और डे स्कॉलर से पास होने की संभावना भी गिवन है। तो हॉस्टल से पास होने को हम कहेंगे A on E1, मतलब ए को हमने क्या डिस्क्राइब किया है, पास होना। ओके, ये ग्रेड ए लाना ना, ए को कैसे डिस्क्राइब किया, ग्रेड ए लाने को ही हमने ए का है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन, बताओ क्या, E1। और इसको क्या कहेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन क्या कहेंगे, E2। अब पिछले दो क्वेश्चंस में ये A on E1 और A on E2 हम यहाँ पे बैग्स थे, उनकी पोजीशन देखकर बता रहे थे। अब की बार कोई बैग्स नहीं है जिसकी पोजीशन देखकर हम ये दोनों प्रोबेबिलिटीज बताएं, तो फिर कैसे बताएं, तो फिर क्वेश्चन में डेटा गिवन है कि पुराने साल के रिपोर्ट्स क्या कहती हैं कि 30% हॉस्टलियर ए ग्रेड लाते हैं, 30% चांसेस है मतलब कि हॉस्टल में रहने वाला ग्रेड ए लाएगा, और 20% चांसेस है कि डे स्कॉलर में रहने वाला ग्रेड ए लाएगा। तो ये 30% 20% ही तो वो डेटा है जो मुझे लिखना है। सो इसको लिख दो 30%, जिसको सॉल्व करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/10। और ये क्या है, 20%, इसको सॉल्व करके लिख सकता हूँ मैं 2/10। एक चीज नोटिस करिए आप लोगों ने अभी तक, इन दोनों का सम हमेशा 1 आता है, पर इन दोनों का सम 1 आने की गारंटी नहीं है, याद रखना, समझे। उन दोनों का सम बनाएगा प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज का, और बाद में पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटीज का सम भी बनाएगा, लेकिन ये जो बीच में जो केस हुआ इधर और इधर के बीच में, इनका सम 1 आने की गारंटी नहीं है। आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, इवन मोर देन 1 भी आ सकती है। ये प्रोबेबिलिटीज एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ये दो रस्तों की प्रोबेबिलिटीज है। ओके ना, क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा तो हो गया पास, फाइन। तो इस रास्ते को कैसे डिफाइन करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, बोलो, मल्टीप्लाइड बाय A on E1। स्ट्रक्चर तो याद ही हो गया होगा, बस स्टोरी चेंज हो रही है, E2 मल्टीप्लाइड बाय A on E2। और फाइनली ये है इवेंट ए, यानी कि बच्चे का पास होना। ओके, पिछले क्वेश्चन में बताया नहीं, बाकी आपको तीन इवेंट्स पिछले क्वेश्चन में भी थे, तीन इवेंट्स इधर हैं, E1 E2 और ए। तो डिस्क्राइब करना चाहो तो कैसे करोगे, देखो E1 E2 और ए। तो E1 इवेंट को हम ले सकते हैं कि द सेलेक्टेड स्टूडेंट इज ए होस्टलियर, द सेलेक्टेड स्टूडेंट इज ए होस्टलियर, हॉस्टल में रहने वाला है। इसको क्या कहेंगे, द सेलेक्टेड स्टूडेंट इज ए डे स्कॉलर। और इवेंट ए को क्या कहेंगे कि द सेलेक्टेड स्टूडेंट अटेंड्स ग्रेड ए, पास होना यानी ग्रेड ए लाना। इवेंट ए को फाइनल रिजल्ट में हम कहेंगे द सेलेक्टेड स्टूडेंट अटेंड्स अटेंड्स ग्रेड ए। ठीक है, क्लियर। जो उसने कहा था, है ना, व्हाट इज फ्रॉम द कॉलेज एंड ही इज एन ए ग्रेड, है ना, ये रिजल्ट है फाइनली जो हो चुका है, ग्रेड ए का आना। अब हमसे क्या सवाल पूछा गया था,
ये शॉर्ट में क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो गया ना। नाउ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या सवाल पूछा है, पढ़ो स्टोरी। दैट द सेलेक्टेड स्टूडेंट इज ए होस्टलियर या डे स्कॉलर। होस्टलियर। द सेलेक्टेड स्टूडेंट इज ए होस्टलियर। और प्रोवाइडेड दैट क्या है, प्रोवाइडेड दैट क्या है, जो रिजल्ट आ चुका है ना। प्रोवाइडेड दैट ही हैज एन ए ग्रेड, ही हैज अटेंड, ही हैज अटेंड ए ग्रेड। ठीक है ना। इज गिवन बाय, इस प्रोबेबिलिटी को हम यूजिंग बेस थ्योरम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो क्या कहेंगे। इवन ऑन ए। होस्टलियर आना इवन, और प्रोवाइडेड दैट कि उसकी ए ग्रेड आ चुकी है तो इवन ऑन ए। सेम टू सेम पिछला फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आगे मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन इवन। नीचे में एक बार तो ये का यही केस चलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, क्योंकि नीचे तो टोटल आ रहा है तो टोटल में ये भी है। ओके। प्लस सेकंड केस अब चला दो तो इवन की जगह E2 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E2। समझ आया। ओके। अब क्या डेटा पुटअप करो ऊपर से। E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/5। और ए ऑन E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो 3/10। और एक बार ये का ये केस नीचे एज इट इज 3/5 इंटू 3/10 ब्रैकेट लगा दो एक। प्लस दूसरा केस क्या है, 2/5 इंटू 2/10। जैसे वो 3/5 इंटू 3/10 पहला केस, 2/5 इंटू 2/10 दूसरा केस। तो इट इज 2/5 इंटू 2/10। ठीक है। तो ये कितना बना, 5 इंटू 10, 50 एलसीएम ले लेते हैं सभी का ही। ओके। तो 3 3 जा 9, एक बार ये 9 एज इट इज नीचे, और 2 2 जा 4। सबका डिवाइडेड बाय 50, डिवाइडेड बाय 50, डिवाइडेड बाय कट गया। ओके। सो द फाइनल आंसर इज 9/13। चेक करो। सही है, समझ आया। समझ में आ रहा है। आ रहा है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल अभी तक तो। अभी तक तो अंडर, कर दूं डिलीट। जाना है आपको, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। अभी सुबह सुबह, कौन सी, कितने बजे। अच्छा, जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। स्टोरी चेंज करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पढ़े, एक बार आप सब लोग पढ़ो, अपने अपने मन में पढ़ो, देखो क्या स्टोरी है। क्योंकि फर्स्ट टाइम नई स्टोरी आपको ही मिलेगी एग्जाम पेपर में पढ़ने को। पढ़ लिया क्या। पढ़ लिया, आया कुछ समझ, मतलब स्टोरी को समझ में आ गई इसको, उस बेस थ्योरम से कनेक्ट कर पा रहे हो क्या, कि इस प्रॉब्लम को उस पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में कैसे प्रेजेंट करेंगे, वो कनेक्शन हो पा रहा है क्या। समझ में आने का मतलब ये नहीं है कि इसका हिंदी अर्थ समझाओ, वो तो कोई भी समझ ले। इसको आप टॉपिक से कैसे कनेक्ट करोगे। अब देखो अभी बेस थ्योरम वाला टॉपिक चल रहा है, मुझे पता है अंदर से कि बेस थ्योरम का सवाल है, फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो एग्जाम में तो ये भी नहीं पता होगा कि बेस थ्योरम का है भी या नहीं है। राइट। करें। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन मल्टीपल चॉइस टेस्ट, कोई एमसीक्यू टेस्ट पेपर है, उसमें आंसर करने के लिए एक स्टूडेंट के पास दो ऑप्शन, दो ऑप्शन क्या है, एक स्टूडेंट की दो पोजीशंस हैं, दो परिस्थितियां, दो सिनेरियो हैं। कि या तो वो जाता जानता है आंसर क्या है, नोज द आंसर, या फिर वो तुक्का लगाता है। क्योंकि तुक्का लगाना एमसीक्यू में ही संभव है, सब्जेक्ट में तो तुक्का थोड़ा लगता है। तो इसलिए उसने पहले एमसीक्यू कर दिया कि या तो वो जानता है या फिर वो तुक्का लगाएगा। ऑब्वियस बात है, दो ही चीजें होती हैं, है ना। या तो आंसर आप जानते हो, नहीं तो आप तुक्का लगाते हो, छोड़ के नहीं आते हो, ये अनटिल एंड अनलेस नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अभी ये वाला इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसा मान लो। ठीक है। अब 3/4 तो संभावना है कि वो जानता है,
और बची हुई संभावना 1/4 है कि वो गैस करता है। तो देखो, जिनका सम 1 होता है वो हमेशा हाइपोथेसिस होती है। तो E1 इवेंट होगा कि वो जानता है, और E2 इवेंट होगा कि वो गैस करता है। E1 E2 की प्रोबेबिलिटी मिल गई। ऐसे एक एक स्टेटमेंट को कनेक्ट करो प्रॉब्लम से, ठीक है। अब अज्यूम करते हैं कि वो जब तुक्का लगाता है और फिर भी आंसर करेक्ट आ जाता है, वो संभावना 1/4 है। मतलब पहले रास्ते से, तुक्का लगाने वाले रास्ते से भी आंसर करेक्ट आ जाता है, उसकी संभावना रिजल्ट रिजल्ट आ जाता है, करेक्ट आना रिजल्ट आना हो गया। इवेंट ए का घटित होना, वो संभावना उसने साफ साफ गिवन है 1/4। यानी दो रास्ते खोल के जो हम ये रास्ते चलाते थे, उसमें से एक रास्ते की संभावना गिवन है 1/4। A on E1 मान लो ये गिवन है। व्हाट अबाउट सर A on E2? वो नहीं गिवन है, वो हमको कॉमन सेंस से सोचना है। अब पूछा क्या है? पूछा ये है कि उसने आंसर तो गिवन दैट क्या है, देखो पहले गिवन दैट पढ़ो। उसने आंसर तो करेक्ट दिया है, दैट मीन्स रिजल्ट तो हो चुका है। क्या संभावना है कि वो जानता था, मतलब रास्ता नंबर 2 था, वो जानता था। क्योंकि वो रास्ता नंबर 2 से भी करेक्ट आंसर दे सकता है, वो रास्ते नंबर 1 तुक्का लगा के भी करेक्ट आंसर दे सकता है, राइट। तो आंसर तो उसने करेक्ट दिया है। अब अपन पीछे आ रहे हैं कि क्या संभावना है कि वो रास्ता नंबर 2 था, यानी कि वो जानता था, उसने तुक्का नहीं लगाया, उसको वाकई में आंसर पता था। ओके, कनेक्ट हुआ थोड़ा बहुत? चलो स्टार्ट करें। ओके, सो पिछली बार की तरह डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दो रास्ते, एक तो ले लेते हैं जानना, एक गैस करना। तो पहला नंबर ले लेते हैं जानना। ओके, पहला नंबर ले लेते हैं हम कि वो जानता है, नोज द आंसर, या नोस लिख देता हूं मैं शॉर्ट में। और दूसरा गेसेस द आंसर, गेस करता है, तुक्का लगाता है। फाइन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, राइट। ये आपको नहीं सोचनी। ये या तो अंडरस्टूड होती है, जैसे बैग सेलेक्ट करना हो, दो बैग हैं तो हाफ हाफ। और अगर ऐसे बैग टाइप का क्वेश्चन नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ गिवन होता है। स्टूडेंट इधर नोस द आंसर, 3/4 तो प्रोबेबिलिटी है वो जानता है, और 1/4 प्रोबेबिलिटी है वो गेस कर रहा है। तो ये 3/4 1/4 हो गया, और दोनों का सम 1 हो गया। इन हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी का सम 1 शुरू में ही हो जाएगा। नहीं हो रहा है तो समझ लेना कुछ ना कुछ आपने गलती करी है। ठीक है, इनका सम 1 होगा, बीच वालों का सम गारंटेड नहीं है, लेकिन फिर फाइनल वापस आखिरी वालों का वापस होगा। ठीक है। हम्म। अब जब वो जानता है तो करेक्ट देने की संभावना, और जब वो गैस करता है तो करेक्ट देने की संभावना। तो करेक्ट देना इस इवेंट ए, करेक्ट देना इस इवेंट ए। तो इवेंट ए का घटित होना प्रोवाइडेड दैट कि वो जानता था, इवेंट ए का यहां घटित होना प्रोवाइडेड दैट कि उसने तुक्का लगाया है। ठीक है, तो तुक्का लगाने वाली प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखो 1/4, अज्यूमिंग दैट ए स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट, गेस करने के बाद भी करेक्ट हो जाए, वो उसकी संभावना क्या है 1/4। तो A on E2 आपको गिवन है 1/4। अब सवाल यह है कि A on E1 तो गिवन ही नहीं है। गिवन है क्या? क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया ना, देखो हमने तीन तरीके की प्रोबेबिलिटी गिवन है, 3/4 1/4 1/4, हमको चार चाहिए। ये दो और ये दो, तभी तो प्रोडक्ट करके हम बनाएंगे आगे का केस, हमको चार चाहिए ना। देखो, एक दो तीन चार, ये चार प्रोबेबिलिटीज आपको चाहिए, या तो गिवन हो या डिराइव करें हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के। तो तीन गिवन है यहाँ पे, चौथी मुझे डिराइव करनी है। तो सोचो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, A on E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? A on E1 क्या है? A on E1 ये है कि करेक्ट आंसर दे रहा है, प्रोवाइडेड दैट कि वो जानता था। तो वो जानता था तो करेक्ट ही देगा ना। तो पूरी पूरी संभावना है 1। जानने के बाद कौन गलत देगा? गेस करने के बाद ही सही गलत हो सकता है, लेकिन आंसर मुझे पता है तो सही गलत क्यों होगा, सही तो होगा। तो रिजल्ट 100% अचीव होगा ना। ओके। अब वो वाले केसेस छोड़ देना कि सर गलती से कहीं पेन इधर चल गया, जानता तो था लेकिन फिर भी गलती हो गई, सिली मिस्टेक हो गई, वो सारी चीजें सरकमस्टेंसेस यहाँ नहीं लेंगे। यहाँ पे जनरल सरकमस्टेंस लेंगे कि जानेंगे तो करेक्ट आने की संभावना पूरी है। अब देखो इन दोनों का सम 1 से भी बड़ा आ रहा है, तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, सम 1 भी आ भी सकता है, 1 से छोटा भी आ सकता है, इवन 1 से बड़ा भी आ सकता है। इन दोनों का सम 1 है या नहीं है ये चेक नहीं करना, इन दोनों का सम 1 है ये चेक करना है। समझ आया? ओके। हम्म। चलो, तो मर्ज करें दोनों केसेस को। इसको क्या कहेंगे, इस वाले रास्ते को क्या कहेंगे? अब तो बहुत बार कर लिया, बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय देन A on E1 भी हो रहा है। इस केस को ये कहेंगे, इस केस को क्या कहेंगे? E2 भी हो रहा है और A on E2 भी हो रहा है,
और फाइनली हमको रिजल्ट ए मिल रहा है। ए का मिलना है मतलब आंसर करेक्ट आ रहा है। तीन इवेंट्स को फटाफट से डिस्क्राइब करो। E1, E2, वैसे इसको पहले डिस्क्राइब करना चाहिए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से पहले। ए, तो इवेंट E1 क्या है? द स्टूडेंट स्टूडेंट नोज द आंसर, ठीक है। द स्टूडेंट नोज द आंसर। E2 क्या है बोलो? द स्टूडेंट गेसेस एट द आंसर, गेस करता है वो आंसर पे, गेसेस एट द आंसर। और इवेंट ए क्या है? द स्टूडेंट आंसर्स करेक्टली, ठीक है। स्टूडेंट आंसर्ड करेक्टली। यही तो हैं ये तीन इवेंट्स, बताओ। ये है हमारे तीन इवेंट्स जिनसे ये स्टोरी बनी है। अब हमसे क्या पूछा है साहब? प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी दैट, पढ़ो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली? इसको एज इट इज छाप दूं मैं? प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर, स्टूडेंट knows the answer provided that he, क्या लिखा हुआ है? provided that he answered it correctly, answered it correctly is given by, ये तो प्रोबेबिलिटी जो उसने पूछी है, is given by using Bayes theorem, is given by using Bayes theorem as follows। अब इस प्रोबेबिलिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे बताओ? E2 की पूछी है अब की बार, नहीं गैस करने की थोड़ा ना पूछी है, नो की पूछी है। तो नोज द आंसर, देखो नोज द आंसर तो इवन ही माना है ना हमने, हमने क्या माना है उस पर फोकस करो। तो वही पूछिए जो पिछली बार पूछी थी, क्या? इवन ऑन ए। फॉर्मूला भी वही सेम, लास्ट वाला। बोलो अब बताओ फॉर्मूला, बोलो ऋषि का क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ये फॉर्मूला क्या लिखेंगे यहाँ पे? इवन, हम्म, आराम से देखो, टेक योर टाइम। इवन घटित करा दिया, तो अब रिजल्ट आएगा तो इवन ऑलरेडी हो चुका है। अब ये का ये केस एज इट इज एक बार के लिए नीचे, और फिर प्लस में E2 भी आ जाएगा, टोटल आता है क्योंकि नीचे तो प्लस। अब ये का ये E1 से E2 पे शिफ्ट कर दो, E2 मल्टीप्लाइड बाय A ऑन E2। देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में बस ये करना है कि दिस इंटू दिस एक बार हो रहा है, दिस इंटू दिस एक बार हो रहा है, इनके प्रोडक्ट का सम तो आएगा नीचे, और इनका कोई एक प्रोडक्ट आएगा ऊपर, या तो ऊपर वाला प्रोडक्ट आएगा या नीचे वाला आएगा, जो भी पूछा है, ठीक है ना। और नहीं समझ आया तो डायग्राम पे चले जाया करो। E1 इंटू ए ऑन E1 आ गया ऊपर, फिर यही E1 इंटू ए ऑन E1 एक बार नीचे, प्लस में E2 इंटू ए ऑन E2 ये दोबारा यहाँ आ गया। तो फॉर्मूला भी हम डायग्राम देख के बना सकते हैं, इसलिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है। चलो एनीवेज, पुट द डेटा। E1 क्या है बताओ? 3/4 मल्टीप्लाइड बाय ए ऑन E1 क्या है? 1। और एक बार 3/4 इंटू 1 एज इट इज, प्लस में आ जाओ, फिर क्या है? 1/4 इंटू 1/4 दोबारा में यहाँ पे, तो इस बार एलसीएम मैच नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया? 3/4 डिवाइडेड बाय 3/4 प्लस 1/16। तो 3/4 को 16 के रेफरेंस में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 12/16, ऊपर भी लिख दो 12/16, 12/16। तो अब 16 16 16 काट दो, तो 12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1, यानी कि 12/13। देखो, और अगर ये E1 की जगह E2 होता तो क्या होता सोचो? तो यहाँ E2 होता, यहाँ E2 होता, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट रहता इसकी जगह, यानी कि यहाँ पे 1/16 रहता, तो आंसर 1/13 आता।
और 12/13 1/13 1 होता है, तो पोस्टेरियरी प्रोबेबिलिटीज का सम भी 1 आएगा। ओके। देखो, नीचे इन सारे कारणों का सम हो रहा है, उसमें से मैं पर्टिकुलर ये कारण ले रहा हूं, ये ना लेके ये लूंगा, तो जो पहले आंसर आया था जो बाद में आंसर आया था उनका सम तो बनाना है ना, क्योंकि नीचे तो टोटल ले रहे हैं और ऊपर उनमें से कोई एक ले रहे हैं। तो ऐसे करके एक एक करके सारे ले लें, पहले तो इसका ले लें, फिर इसका ले लें, तीसरा है तो तीसरा भी ले लें, तो उनका फाइनल आंसर क्या आएगा, सम आएगा, 1 आएगा। ये जो आंसर निकाला है ना मैंने 12/13, इसको बोलते हैं, ये है एक्चुअली पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी, यानी रिवर्स प्रोबेबिलिटी को पोस्टेरियोरी प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं, ऐसे मान लो। और ये थी हमारी प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। ये भी हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी थी, ये भी हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन ये रिजल्ट आने से पहले की थी और ये रिजल्ट आने के बाद की है, इसलिए इसको कह दिया पोस्टेरियोरी। तो प्रायोरी प्रोबेबिलिटीज का सम बनाएगा, और पोस्टेरियोरी जितनी भी हो सकती हैं उन सबका सम भी बनाएगा। क्लियर है क्या? बोलो ऋषिका। क्लियर? ओके। सो 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 5वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, डेटा में क्लियर कर देता हूं, है ना, एक आप भी ट्राई करें, और नहीं समझ आए तो डोंट वरी, आप कल आके पूछ सकते हैं कि सर नहीं आया मुझे तो समझ, ठीक है। एक बार रीड आउट करते हैं और एक बार कोशिश करना। एक लैब टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, वो 99% इफेक्टिव है किसी सर्टेन डिसीज को डिटेक्ट करने में, मतलब टेस्ट होता है तो वो डिसीज को ढूंढ लेता है कि हाँ साहब ये डिसीज, ये पर्सन डिसीज है, इसको ये बीमारी है। तो 99% चांसेस है कि वो जो टेस्ट है उससे वो बीमारी पकड़ में आ जाएगी, तो 1% चांस ये भी है कि वो बीमारी पकड़ने से रह जाए, क्योंकि टेस्ट है, देखो मशीन तो मशीन होती है, फेल भी हो जाती है कई बार, पूरी 100% प्रोबेबिलिटी थोड़ी ना होती है। तो व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट, मतलब डिसीज तो है उसको प्रेजेंट में, मतलब प्रेजेंट है ना, अवेलेबल है उसके अंदर वो डिसीज, फिर भी 99% ही चांस है कि वो डिटेक्ट होगी, तो 1% चांस क्या है कि वो डिटेक्ट नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। द टेस्ट ऑल्सो ईल्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। ये लो साहब, मान लो उसको डिसीज है भी नहीं, तो भी टेस्ट उसको पॉजिटिव बताता है। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब यही हो गया, डिसीज है ही नहीं लेकिन फिर भी डिटेक्ट हो गई, ठीक है ना। क्या संभावना है ऐसी? 0.5% संभावना है कि उसको डिसीज नहीं है, फिर भी डिटेक्ट हो गई, फिर भी वो मशीन बीप कर गई कि हाँ साहब इसको डिसीज है। ठीक है, इस बात को उसने आगे समझाया है हेल्दी पर्सन के लिए। दैट इज इफ ए हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड, देन विद द प्रोबेबिलिटी 0.005 द टेस्ट विल इम्प्लाई ही हैज द डिसीज। समझ गए? एक हेल्दी पर्सन मतलब डिसीज नहीं है, उसको उसको टेस्ट किया जा रहा है, तो भी इस संभावना, ये इतनी संभावना है कि टेस्ट उसको भी डिसीज है बोले बताता है कि इसको भी डिसीज है। कितनी? 0.005, तो उधर 0.5% कह रहा था, 0.5% को सॉल्व करके इसने यहाँ लिख दिया, 0.5 डिवाइड बाई 100, यानी वही सेम प्रोबेबिलिटी है ना। मतलब ये जो स्टेटमेंट है यहां से लेके यहां तक, इस स्टेटमेंट को इसने फिर आगे एक्सप्लेन करके बताया। समझ गए? ये बात एक ही कह रहा है दोनों जगह। समझ गए? अब 0.1% जनसंख्या पूरी दुनिया में ऐसी है जिसको वो डिसीज है, एक्चुअली है। तो क्या संभावना है कि एक पर्सन को डिसीज है, प्रोवाइडेड दैट उसका रिजल्ट पॉजिटिव है, मतलब लैब टेस्ट में उसका रिजल्ट तो पॉजिटिव आया, डिटेक्ट हो गई डिसीज। अब क्या संभावना है कि उसको एक्चुअली डिसीज है, क्योंकि लैब टेस्ट तो उन लोगों के भी रिजल्ट पॉजिटिव बताता है जिनको डिसीज नहीं है। तो क्या संभावना है कि उसको एक्चुअली डिसीज है? ओके। कई बार क्या होता है, मान लो कोई लैब टेस्ट कराने गया और उसकी कोई डिसीज पकड़ी गई, तो अब इंसान है तो होप तो करेगा हमेशा, ऐसे केसेस में होप तो हमेशा रहती है कि यार एक बार आप चेक करो, क्या बता आपकी मशीन गलत हो, हमेशा माइंड में बात आती है ना। तो वो डिसीज तो डिटेक्ट हो गई है, लेकिन अब क्या संभावना है कि एक्चुअली उस बंदे को वो डिसीज है, क्योंकि कुछ संभावना इतनी भी है कि नहीं होने के बावजूद भी वो डिटेक्ट हो जाती है। समझ आया क्या? ओके। हाइपोथेसिस क्या होगा? देखो, फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या है, फाइनल प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, वो ही हाइपोथेसिस होता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिसीज, तो पर्सन का डिसीज होना या नहीं होना हाइपोथेसिस है, और आपको गिवन है कि 0.1% को ही डिसीज है। तो 0.1% को डिसीज है तो बचे हुए को नहीं है। समझ गए? तो चलो मैं डायग्रामेटिकली बता देता हूँ फिर आगे सॉल्व करना है। मान लो ये पर्सन है, अब या तो उसको डिसीज है या इसको डिसीज नहीं है, जो पूछता है वही हाइपोथेसिस बनता है। तो पूछा क्या है, संभावना बताओ कि पूछता क्या है, कॉस की प्रोबेबिलिटी तो पूछता है, तो वो कॉस जो पूछा है वो कॉस रहा होगा ना कभी। तो कॉस क्या है यहाँ पे, कि पर्सन को डिसीज होना। तो आपको गिवन है ऑलरेडी कि
0.1% को ये डिसीज है, तो 0.1 को हम परसेंटेज को सॉल्व कर दें तो 0.001 लिख दूं। ठीक है। तो डिसीज नहीं होने की संभावना 100 में से माइनस करो, क्योंकि इन दोनों का सम तो वैसे भी 1 आता है, तो 0.999 संभावना है कि उसको डिसीज नहीं है। अब अगर उसको डिसीज है, उसके बाद आपकी मशीन उसको डिटेक्ट कर रही है। ठीक है, उसको डिसीज है, यहां लिख देते हैं कि ही इज डिसीज्ड, एंड इधर लिख देते हैं ही इज हेल्दी। यहाँ पे उसको डिसीज नहीं है, एक्चुअली नहीं है। ओके। अब डिसीज्ड पर्सन को मशीन डिटेक्ट करके बता रही है कि तेरे को डिसीज है, और हेल्दी पर्सन को भी डिटेक्ट करके बता रही है। तो डिटेक्ट करना इस इवेंट ए, क्योंकि प्रोवाइडेड दैट क्या कह रहा है, इस रिजल्ट इज पॉजिटिव, या रिजल्ट पॉजिटिव आना इज इवेंट ए, या यूं कह दो डिटेक्ट होना इज इवेंट ए। ठीक है। तो अगर वो डिसीज्ड है और उसके बाद उसका डिटेक्शन भी हो गया, उसका डिटेक्शन हो गया पर वो डिसीज नहीं है, वो तो हेल्दी है। ये आंकड़ा भी क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है, पढ़ो कि 99% इफेक्टिव होती है वो जब डिसीज प्रेजेंट होता है, और 0.5% चांसेस है कि डिसीज नहीं होने के बाद भी रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो ये 99% और 0.5% ही तो ये दो डेटा हैं। 99% तो इफेक्टिव है ना मशीन डिसीज को डिटेक्ट करने में, तो पहला केस में यही तो ले रहा हूं कि वो डिसीज्ड है और उसको मशीन को डिटेक्ट उसको कर रही है, तो 99% लिख दूं मैं यहाँ पे। 99% को हम लिख सकते हैं 0.99, और 0.5% चांसेस है कि वो हेल्दी है, उसके बाद भी डिसीज को डिटेक्ट कर रही है मशीन, तो ये आपको गिवन है 0.005। 3 डिजिट में लिखो तो उसको भी 990 लिख दो। अब फाइनली क्या है साहब, आपका डिसीज हो गई डिटेक्ट। आपसे पूछा क्या गया है कि डिसीज तो डिटेक्ट हो गई है, यानी ए तो आ गया नीचे। क्या संभावना है कि वो हेल्दी है या डिसीज है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, हैज द पर्सन हैज द डिसीज, यानी वो डिसीज्ड है। द पर्सन हैज द डिसीज गिवन दैट इज रिजल्ट इज पॉजिटिव, यानी E2 आएगा ऊपर, क्या आएगा, E2, क्योंकि E2 में हम नहीं, E1 आएगा, डिसीज तो E1 है ना, E1 ऑन ए। ठीक है। अब आंसर तो आप जानते हो, इतना कर दिया तो आंसर तो आ जाएगा, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये तो इनका टोटल तो आ जाएगा नीचे, और दिस इंटू दिस रह जाएगा ऊपर। अब सब में देखो 3 और 3 6 डेसिमल प्लेसेस हैं, 3 3 3 3, तो सारे डेसिमल प्लेसेस सबके हटा दो, सब कटा गया ना। तो 1 इंटू 990 कर दो, 990 ऊपर आ गया, और ये 990 एक बार तो नीचे आ गया, प्लस 999 इंटू 5 कर दो, ये इधर आ जाएगा। कितना बनेगा बताओ, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 49, 45 49, 499 होता। तो इट इज लाइक 990 डिवाइडेड बाय, ऐड करो 5, 9 9 18, फिर 9 9 18 और 1 19, 5985, इसको काटना पड़ेगा। तो किससे कट रहा है चेक करो, 9 से कट रहा है क्या, 9 से कट जाएगा। अगर सम ऑफ द डिजिट 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होता है, ऐसे चेक किया अगर डिविजिबिलिटी ऑफ 9 चेक कराई थी ना, सीखी थी हमने बचपन में डिविजिबिलिटी ऑफ 3 है। तो सम ऑफ द डिजिट्स अगर 9 से डिविजिबल है तो नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9, तो 9 से काट दो 110, 9 से इधर भी काट, 9 6 54, 58 अगेन, 9 6 54, 45, 9 5 45, अब 11 से काट दो, तो 11 10 जा 11, नहीं 11 से कहाँ कट रहा है, 5 से ही कटेगा फिर तो, है ना। 5 2 जा 5 1 जा 5 3 जा, अगेन 5 3 जा, बस दैट्स इट। चेक करो आंसर, ना तो अब 2 से कट रहा है ना 11, यही आ रहा है 22/133। डेसिमल में थोड़ा ना गिवन है, ऐसे ही गिवन है ना। तो अब थोड़ा सा इसको प्रेजेंट अच्छे से कर देना, ठीक है, काफी है फिर आज के लिए, है ना, काफी है, बहुत ज्यादा हो गया। ओके, चलो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।